सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन को दी गई केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी पर। आजाद भारत से पहले ही देश में पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था 1946-47 के समय पर, जिसमें यह अवधारणा की गई थी कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसा वेतन मिलना चाहिए ताकि जीवन निर्वाह में सुगमता रहे। जब उसकी सिफारिशें लागू हुई थी तो सीधे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया था। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन उस समय पर 60 रुपए हो गया था, ऐसा आंकड़े बताते हैं। आजाद भारत के बाद भी हर 10 साल में वेतन आयोग के गठन की परंपरा रही, पर आजाद भारत में अमूमन सामाजिक धारणा यह रही कि सरकारी नौकरी में पैसे कम मिलते हैं पर स्थायित्व मिलता है, निजी क्षेत्र में पैसे ज्यादा मिलते हैं पर स्थायित्व को लेकर अनिश्चितता रहती है। पर 5वें वेतन आयोग के गठन के बाद जिस प्रकार की तस्वीर बन रही है उसमें यह धारणा अच्छे खासे तरीके से ध्वस्त होती जा रही है। अब निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी क्षेत्र में पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और साथ ही साथ काम करने की कुशलता को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी खासे निशाने पर रहते हैं। आम धारणा यह है कि सरकारी कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है उसके मुकाबले में वो काम नहीं करते। ऐसे उदाहरण भी बहुतेरे देखने को मिलते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी अपने कामों के लिए खुद निजी स्तर पर लोगों को किराए पर रख लेते हैं। खासतौर पर पटवारी, नायब तहसीलदार के स्तर पर ऐसे उदाहरण समय समय पर हम समाचार पत्र या टीवी चैनलों पर देखते भी रहते हैं, जब एक एक पटवारी अपने नीचे 4-4, 5-5 असिस्टेंट खुद के खर्चे पर रखे रहता है। अब इसके बीच में जब सब तरफ से खबर आती है कि ये राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है, ये राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है, और केंद्र सरकार के संदर्भ में भी लगातार आंकड़े आते हैं कि कर्ज लगातार बेतहाशा बढ़ रहा है, अनुदान संबंधी घोषणाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके बीच में एक नए वेतन आयोग का गठन अपने आप में आशंकाएं पैदा करता है। यह वाकई कर्मचारियों के संदर्भ में जरूरत है या चूंकि एक परंपरा चली आ रही है उसके तहत विलासिता के संदर्भ में खर्च बढ़ाए जाने की तैयारी है। जब महंगाई भत्ते के आधार पर लगातार वेतन वृद्धि हो रही है तो ऐसे में एक और वेतन आयोग का गठन क्या कर्जे में डूबती सरकार के लिए और बड़ा बोझ नहीं होगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में सारथी आचार्य जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुभाष लांबा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के, और साथ ही हमारे साथ में होंगे हीरालाल त्रिवेदी जी जो सेवानिवृत्त IAS हैं। चर्चा की शुरुआत सुभाष लांबा जी से करते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी जरूरत। नमस्कार जी। दर्शकों को, आप सभी को, ये जो 8वां पे कमीशन का बात अभी आपने उठाया, तो ये आपको मालूम है कि 16 जनवरी को जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, जब इसकी अनाउंसमेंट थी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जी, लेकिन लगभग 10 महीने बाद अब इसके टर्म एंड रेफरेंस और मेंबर और चेयरमैन का अभी मंजूरी मिली है जी। गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी शायद नहीं हुई है जी, केवल मंजूरी है। और अभी क्योंकि हम ऐसा भी देखते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव हैं, उसके दृष्टिगत ये मंजूरी मिली है, और ये भी 18 महीने का कार्यकाल है, तो यूपी के चुनाव भी नजदीक आ जाएंगे, तो उस टाइम इसका सिफारिशों को स्वीकार करने की बात की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इसको जो हम देखते हैं वो जैसे 6ठा पे कमीशन था, 7th पे कमीशन था, उसमें जो पेंशनर्स हैं जी, उनका वो भी रिवीजन का विषय उसमें विचारा था। लेकिन 8वां पे कमीशन का जो टर्म एंड रेफरेंस जो कैबिनेट के नोट आए हैं, उसमें पुरानी पेंशन जिस पर पहले दिए विषय है ही नहीं, जो विषय उसमें डाला गया है पुरानी पेंशन स्कीम जिस पर कोई अंशदान कर्मचारियों से नहीं लिया जाता, अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम जी, उसकी भी समीक्षा होगी और उससे होने वाले खर्च पर भी विचार किया जाएगा जी। इससे हमें आशंका लगती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से भी छेड़खानी की जा सकती है जी, क्योंकि मनी बिल के नाम पे 25 मार्च को ये जो वैलिडेशन एक्ट
पास करके केंद्र सरकार ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया है कि 31 दिसंबर 2025 से तक और उसके बाद जो पेंशन रिवाइज करेंगे नहीं करेंगे सरकार का अधिकार क्षेत्र होगा जी। और उसमें टर्म एंड रेफरेंस में इसको उल्लेख कर दिया जी। तो इसका मतलब यह है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, जो पुराने पेंशनर हैं या पुरानी पेंशन स्कीम है, उससे भी छेड़खानी करने का संदेह पैदा हुआ है इसमें, जिसको लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम के जो लाभार्थी हैं, वो जो पेंशनर हैं, उसमें भी एक आशंका पैदा इसमें हुई है। पर मैं सुभाष जी, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को अभी जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जो पेंशन मिल रही है, वो क्या पर्याप्त नहीं है? जो एक नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत है। पहले ही सरकार से अपने खर्चे निकल नहीं रहे, कर्जे ले लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें काम चला रही हैं। यहां पर निजी क्षेत्र में अफसरों को इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही जितनी सरकारी क्षेत्र में ड्राइवरों को तनख्वाह मिल रही है। थोड़ा विरोधाभास ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में नए वेतन आयोग का गठन, क्या कहते हैं आप? जो ये आप बात कह रहे हैं जी, इससे हम सहमत नहीं है। देखने में अच्छा लग सकता है, पब्लिक पोजर में लग सकता है, एक कंसेप्ट ये बन सकता है जी। लेकिन अगर पे कमीशन का आप देखेंगे ना, तो उस तरीके की बढ़ोतरियां नहीं होती जिस तरीके से एक पिक्चर आती है जी। इसमें। जो अब प्रेजेंट में हमारा वेतन है जी, वेतन और डीए, उसको मर्ज करके जोड़ करके कुछ उसको बढ़ोतरी होती है जी। ऐसा नहीं है कि भाई डीए बढ़ता जा रहा है, अब और क्यों बढ़ा रहे हो, तो वो मर्ज हो जाएगा, वो बेसिक बन करके फिर उस पर बढ़ोतरी, फिटमेंट फार्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा वो अगली बात है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, ये ड्राइवर की जो बात की है वो ड्राइवर ही नहीं है, मतलब और भी हैं। मतलब जैसे बीटेक इंजीनियर हैं, उसके देखेंगे तो स्टार्टिंग ही मतलब उसका पैकेज होगा 20 लाख का, 25 लाख का, 15 लाख का। और यहाँ जो जूनियर इंजीनियर है उसके जो मतलब वो करते करते जाएगा तो 20 साल के बाद उसकी मतलब सैलरी उनके बराबर भी नहीं जाती है। तो ये तो कहने के हिसाब से बातें कही जाती हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। जितना भी फाइनेंस सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल एम्प्लॉइज का है। और अगर ऐसा है, लोन की बात आपने की, तो सरकार के अभी जो एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पिछले 10 सालों में लगभग 17 लाख करोड़ के करीब मतलब राइट ऑफ कर दिए गए हैं। ऐसे टैक्स जो सरकारी खजाने में आना था, जो वेलफेयर की स्कीमों में लगना था, लगभग इतने ही मतलब वो टैक्स को भी माफ कर दिया गया है। तो जब वो टैक्स से राइट ऑफ होता है, माफ किया जाता है या कर्जे माफ किए जाते हैं, उस टाइम ये डिबेट क्यों नहीं आती? उस समय ये डिबेट क्यों नहीं आती? ये सवाल है सुभाष लांबा जी का। उनका मूल तर्क ये है कि बहुत ज्यादा तनख्वाह वनख्वाह बढ़ती नहीं है जैसा आप लोग महसूस करते हो। हमारा जो पुराना वेतन है उसमें जो डीए अर्थात महंगाई भत्ता है मिला के उसमें थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी होती है, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हो? अब 15,000 रुपए में ड्राइवर, 12,000 रुपए में ड्राइवर मिल जाता है। सरकारी दफ्तरों में किसी भी ड्राइवर की तनख्वाह 50-55 हजार से कम नहीं रहेगी, ऐसा आकलन आ रहा है 8वें वेतनमान के बाद। हमारे साथ में सारथी आचार्य जी हैं। सारथी आचार्य जी, यहां पर हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय सालाना 1 लाख कुछ हजार रुपए है। वहां पर और सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, चाहे पानी पिलाने वाला चपरासी हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला चालक हो, 50,000 से कम वेतन तो किसी को ना मिलेगा। क्या कहते हैं आप? खामखा में लोग हमें विकासशील देश में रख रहे हैं। इस आधार पे तो विकसित देश हो ही जाना चाहिए सरकारी कर्मचारियों के जितने वेतन भत्ते की तैयारी है। नहीं, देखिए, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, मेरा कहना है कि लास्ट 10-15 साल में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी सरकार में हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए हैं जी। तो केवल आईएएस यूपीएससी वाले जो सिलेक्टेड हैं या आरबी वाले हैं उनको 100% फायदा होगा 8th पे कमीशन से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ, जो कि एंड टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, जिनको 20-25-30 हजार रुपए में आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क में लेते हैं, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक थोड़े से और घटते हुए लोगों को 8th पे कमीशन से फायदा होगा। पर यह मैं समझता हूं
कि ये इसका लॉजिक तो मेरे समझ में नहीं आता है कि आप कर्मचारी जिनको आप पे कमीशन देते हो उनकी मात्रा कम होती जाती है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बढ़ते चले जाते हैं। आप एक इंजीनियर को लीजिए, आईआईटी छोड़ दीजिए आईआईटी तो 5, 6, 20, 25 जितने आप 10-15 हैं, लेकिन बाकी आप छोड़ दीजिए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं 20,000 तनख्वाह मिलती है। 20,000 आपको नरेगा में 16,000 मिल जाती है। तो आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नरेगा में मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो एक तो ये मैं कहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो स्कीम चला है इसके बारे में पे कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक लेबर पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये नहीं होगा। दूसरी चीज ये मैं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर से ज्वाइन करता है, पब्लिक सेक्टर पे कमीशन में नहीं आता है, उनके अपने पे कमीशन अलग होते हैं, बैंकों के पे कमीशन अलग होते हैं, और उनमें क्या बढ़ोतरी होगी हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि कई साल बाद होगी, अभी नहीं होगी। उसमें स्ट्राइकें होंगी, उसमें इनएफिशिएंसीज बढ़ेगी, देयरफॉर एक्सेट्रा। तीसरी चीज जो है मैं कहूंगा कि स्टेट्स बनेंगी स्टेट्स एम्प्लॉयज के लिए। बहुत से स्टेट्स जो अभी भी 6 पे कमीशन पे चल रहे हैं, और मैंने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को देखा है वो 5th पे कमीशन पे भी चल रहे हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार की जब चीजें रहती है, स्टेट्स जो है वो 8th पे कमीशन को नहीं मानेंगी और 7th और 6th पे एक गैप बन जाएगा, सेंट्रल एम्प्लॉइज एंड स्टेट एम्प्लॉइज में गैप बढ़ता चला जाएगा, और जब गैप बढ़ता चला जाएगा तो इनएफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मेरी समझ में बेईमानी भी ज्यादा बढ़ेगी। चौथी चीज है फिस्कल डेफिसिट। हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है हम छुपाते हैं, कहते हैं 2%, 4% है। मेरी समझ में हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए हैं, फिस्कल डेफिसिट हमारा काफी ज्यादा है, 5% से ज्यादा है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और फाइनली एक पॉइंट में बोलूंगा कि जिसकी तनख्वाह बढ़ेगी वो आप देखिए, ऑर्डिनरी मारुति आपके बैलेनो से वो टोयोटा पे जाएगा, टोयोटा से ऊंचा जाएगा। इसका मतलब आपका फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, एंड देयरफॉर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के विसंगति बढ़ेगी। सारथी आचार्य जी इस विषय में बात कर रहे हैं। मेरे साथ में बड़े महत्वपूर्ण अतिथि हैं हीरालाल त्रिवेदी जी, उनसे मुझे कुछ अलग बात करनी है। हीरालाल जी, एक ऑफिस में एक ही काम के लिए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक जो नियमित कर्मचारी है, दूसरा जो संविदा अंतर्गत है। नियमित कर्मचारी को 80,000 वेतन मिल रहा है, संविदा पे रख के 15,000, 20,000, 25,000 में काम लिया जा रहा है। आप इस दौर को सामने देखते रहे हैं, क्या कहते हैं, कितना बेहतर काम होता है इस विसंगति के साथ? एक ही कॉलेज में एक अतिथि प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक 30,000 रुपए महीने पे काम कर रहा है, दूसरा 1.5 लाख रुपए महीना ले रहा है। क्या कहते हैं हीरालाल जी? में ये व्यवस्था है कि जो भी सिलेक्शन होता है नौकरियों में, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस में हो, सेंट्रल सर्विसेज में हो, स्टेट सर्विसेज में हो, वो मेरिट बेस पे होता है, और मेरिट के आधार पर ही जो है एक निश्चित सिलेक्शन करने वाली अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटी सिलेक्शन करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने किया है। अब इसमें से यदि आप किसी को अपने पसंद वाले को कॉन्टेक्ट पे रख लेंगे, वहां कोई क्राइटेरिया नहीं होता है और कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई मेरिट नहीं होती। तो मेरे भी है कि उसको आपको कॉन्टेक्ट पे कुछ समय के लिए रखा है, वो उतना जिम्मेदार भी नहीं है कि उसको हमेशा सर्विस करना है, उसकी इतनी लाइबिलिटी भी नहीं है, और न ही इतना जानकार है और न ही इतना बेल्ट हुई है। तो ये चीजें फर्क पड़ती है, जो कंपटीशन से भर्ती होती है। लोक सेवा आयोग या संयोग सेवा आयोग या बहुत सारे चयन बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्डों के मार्फत होती है, तो वो रेगुलर कर्मचारी होता है, वो लगातार सर्विस देता है, उसकी जिम्मेदारी होती है हर कार्य के प्रति, और वो वही आखिरी में जाके पेंशनर का हकदार होता है। कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में ऐसा नहीं है, ये दोनों में अंतर है। आपने अंतर पूछा था इसलिए मैंने बताया। अंतर तो ठीक है साहब, कक्षा में पढ़ाना तो इकोनॉमिक्स ही है, चाहे वो पीएससी से चयनित प्रोफेसर हो, चाहे
गेस्ट लेक्चर के तौर पर 30,000 रुपए महीने पे रखा हुआ व्यक्ति है। आपसे जानना ये चाहता हूं, इस विसंगति के साथ अब 8वां वेतन आयोग ला रहे हैं, ये सारे अतिथि संविदा, ये इसलिए खर्चे बचाने हैं। एक तरफ खर्चे बचाने के चक्कर में आप नियमित नियुक्तियां नहीं दे रहे, और जो नियुक्ति पे उनके वेतन बढ़ाने के संदर्भ में वेतन आयोग गठित कर रहे हैं। कितनी बेहतर प्रणाली है ये सरकार चलाने की? देखिए, हमारे संविधान में और नियमों में कानून बना के सरकार ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आप देखिए कि रिजर्वेशन अलग है, SC, ST, OBC, फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अलग है, फिर दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन अलग है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, और कॉम्प्लिकेटेड चीजों के मार्फत से जब भर्तियां होती है तो केस कोर्ट में केस चले जाते हैं, और कई भर्तियों में नियुक्तियां समय पर नहीं हो पाती है। तो ये सब डिले होने के कारण है, और इन डिले होने के कारण जो है सरकारी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्तियां होती है। जहां तक वेतन आयोग का प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग का, इसमें सरकार ने अभी लांबा साहब भी बता रहे थे कुछ देर पहले कि उन्होंने कुछ ऐसा पेंशन के संदर्भ में सिस्टम किया है इस बार। अभी टर्म्स कंडीशन में देख रहा था 8वें वेतन आयोग की, उसमें भी वो डाला हुआ है कि जिन पेंशनरों को या जिन लोगों को पुराने वेतनमान या पुरानी पेंशनें लागू है, उन मामलों को वो रिव्यू करेंगे। और उसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने भी अथॉरिटी प्राप्त कर ली है कानून बना के, और वेतन आयोग को भी अथॉरिटी दी है कि वो इस मामले को देखे। परंतु ये क्लियर है कि कोई भी वेतनमान आता है तो किसी का वेतन या पेंशन कम नहीं की जा सकती, वो हमेशा जो है बढ़ती है, उसको बढ़ाते ही देते हैं। अब बढ़ोतरी कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड रहेगा कि कितनी बढ़ोतरी वो दी जाएगी। कितनी बढ़ोतरी होगी ये कहना है हीरालाल जी का। मैं वापस आता हूं सुभाष जी के पास में, वो कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, वो हस्तक्षेप भी सुनते हो। सुभाष जी आपसे जानना चाहते हैं, इस विसंगति के संदर्भ में क्या कहेंगे? समान कार्य समान वेतन, लंबे समय से आवाज रहती है, पर देखते ही देखते सरकारी कार्यालयों में सामान्य कार्य असमान वेतन, ये वस्तुतः पहचान हो गई है। ये शिक्षाकर्मी के संदर्भ में कुछ जगहों पर संविलियन हो गया, अन्यथा 8,000, 10,000, 15,000 में शिक्षाकर्मी रख के, और जो शिक्षक 50,000, 60,000 और 70,000 में थे वो काम लिया जा रहा था। क्या कहते थे सुभाष जी? ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है, इसको मैं उठा रहा था, नोट कर रखा है मैंने। ये भ्रष्टाचार की जर्नी और शोषण की पोषक व्यवस्था है जी, और ये जानबूझ करके, ये जो आप कह रहे हैं कि एक टेबल है उस जी। पर 2 एम्प्लॉइज हैं, जी। एक रेगुलर एक नॉन रेगुलर, और उनके वेतन में बहुत डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए जी। ये जो समान काम समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और 10 अप्रैल 2006 को जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है जी, कि इन फ्यूचर कोई भी जो रेगुलर सैंक्शन पोस्ट है उनके अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे भर्तियां नहीं होंगी जी। उसके बावजूद भी 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेंटर में, स्टेट में संविदा आधार पर काम कर रहे हैं। तो हमने चिट्ठी भी लिखी थी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये जो टर्म और रेफरेंस आए तो कम से कम पहले इसमें वो भर्तियां रेगुलर होती थी, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का वेतन भत्ते का चर्चा करने का विषय नहीं था। लेकिन अब 50 लाख से ज्यादा भर्तियां स्टेट में, सेंटर में, PSUs में हैं, तो इसलिए 8वें पे कमीशन के टर्म और रेफरेंस में कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्स संविदा के कर्मचारियों का भी विचार किया जाना चाहिए कि उनका वेतन पूरे में किस तरीके से हो। तो इस पर भी कोई विचार, उसको भी हमारे जो रिक्वेस्ट थी, हमारा जो आवेदन था, उसको दरकिनार कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनके साथ शोषण हो रहा है। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि पेंशन के संदर्भ में जो अभी माननीय जी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे हैं, मैं भी इसी बात को कह रहा हूं कि अब इस तरीके का हमें सुनने को स्पष्ट सूत्रों के से, कोई कॉन्फिडेंशियल उस तरीके से नहीं, लेकिन चर्चा इस तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि रिटायरमेंट जैसे 58 में 60 साल में रिटायर होने के बाद 70 या 75 साल तक ही पेंशन देंगे। और ये जो इसमें उल्लेख किया गया है
इससे वो शंकाएं कोई और पुष्टि हो गई है और मजबूती हो गई है कि निश्चित तौर से अब ओपीएस के साथ भी छेड़खानी करी जाएगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपने प्रश्न उठाया कि ये जो वेतन भत्ते बढ़ोतरी की जो बात है ना जी, ये कोई हवा में नहीं बढ़ जाते। अब ये जैसे चेयरमैन बनाए हैं, मेंबर बनाए हैं, सेक्रेटरी बनाए हैं, ये एक परिवार की पति पत्नी और 2 बच्चे और माता पिता में से भी एक 5 की इकाई मान करके मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम जी, उसके आधार पर इसका रिवीजन होता है। ये वैसे नहीं होता कि भाई इसको किसी भी तरीके से कर दो। मिनिमम वेज का निर्धारण भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, तो सुभाष जी मैं इसी पे जानना चाहता हूं, और जो मिनिमम के संदर्भ में वेतन है अकुशल श्रमिक का डेली बेसिस में वो 11,040 रुपए है छत्तीसगढ़ में, 424 रुपए प्रतिदिन। अर्धकुशल है तो उसका 11,760। आप दक्ष हैं, कुशल हैं तो 12,540, और बहुत ही हुनरमंद है, अति कुशल, उच्च कुशल तो 13,320। मतलब बहुत अच्छी गाड़ी चला लेते हो तो हम आपको 13,500 रुपए महीना देंगे। सरकारी व्यवस्था है, पर सरकारी स्तर पर अगर नियमित ड्राइवर है तो किसी की भी तनख्वाह आज 45-50 हजार रुपए से कम नहीं है। इस विरोधाभास के संदर्भ में, इस विसंगति के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? यानी एक आम आदमी जो गैर सरकारी है उसकी जीवन जीने के संदर्भ में जरूरतें कम होती हैं, और जो सरकारी कर्मचारी है उसके जीवन जीने की जरूरतें ज्यादा होती हैं। क्या वाकई देश ऐसे चल रहा है? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात का हमने उठाया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फीस जो है वो ये नहीं पूछते मालिक के भाई आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। महंगाई की मार भी परचून की दुकान से भी कॉन्ट्रैक्ट वाला एम्प्लॉयज और रेगुलर एम्प्लॉयज को बराबर का रेट है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जब रिलैक्सेशन नहीं है तो समान काम के आधार पर समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता? उसको नहीं दिया जा रहा है। ये व्यवस्था ऐसी बनाई है कि मतलब खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। मतलब इस तरीके से खर्चे कैसे कम हो गए? कैसे कैसे कम होंगे? सुभाष लांबा जी कह रहे हैं मेरे पास समय सीमित है। सारथी जी से जानना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ था उस समय वेतन आयोग की परंपरा थी, पर सारथी जी आप नहीं मानते हैं हमने कई पुरानी चीजों को बंद कर दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। जब महंगाई भत्ता इंडेक्स के आधार पर है, महंगाई सूचकांक के आधार पर है, तो ये हर 10 साल में वेतन आयोग की जरूरत क्या है? लोग अपनी गाड़ियों का आकार ही तो बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरी समझ में तो ये जब ये सरकार आई थी 2014 में, इन्होंने कहा था कि वेतन आयोग अब से नहीं होगा जी। और जिस प्रकार से मुद्रास्फीति होगी और हम एडजस्ट करते जाएंगे। अब ये 8वां वेतन आयोग जो है एक दशक स्किप करने के बाद आया है। क्यों आया है इसका पॉलिटिकल रीजन होगा, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं इसके बारे में, लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम देखेंगे, यूनिवर्सिटी सिस्टम में अबाउट 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से 301 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट पब्लिक है, बाकी सब प्राइवेट है। प्राइवेट में क्या होता है, एक प्रोफेसर होता है, उसको 2 लाख 2.5 लाख मिलते हैं, उसके अंडर में 20-30 हजार रुपए पे लोग पढ़ाते हैं, यंग लेक्चरर्स। तो ये क्या पढ़ाएगा वो? क्या पढ़ाएगा वो? सारथी जी ये सवाल कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी हीरालाल जी आपसे चाहता हूं, क्या कहते हैं? 8वें वेतन आयोग का गठन वक्त की जरूरत या वक्त के विपरीत गलती? देखिए, वेतन आयोग तो पूरे विश्व में यही व्यवस्था है और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में और हमारे यहाँ भी है। तो वेतन आयोग तो आपको बिठाना पड़ेगा और वेतन आयोग के हिसाब से आपको उसके रिवीजन भी करना पड़ेंगे। वो रिवीजन इसलिए करना पड़ेंगे कि जो महंगाई के इंडेक्स हैं, जो कर्मचारियों के वेतन निर्धारित होते हैं, इसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं होती है कि ये कोई बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। और इस बार तो 8वें वेतन आयोग में जो रिस्ट्रिक्शन है उससे मुझे नहीं लगता कि किसी कर्मचारी को 1,000-2,000 रुपए बढ़ेंगे, तो किसी को ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। उसी की रेंज में जो टोटल बढ़ोतरी होगी, परंतु डीए और मूल पे मर्ज हो जाती है और उसका एक नए सिरे से चला जाता है, ताकि आगे चल के जब महंगाई भत्ता मिलता है
तो उसमें जो है महंगाई भत्ते में उसको फायदा हो। वैसे पिछली बार छठे वेतन आयोग में के बाद महंगाई भत्ता थोड़ा ज्यादा मिलता था, सातवें में जब उन्होंने वेतन ज्यादा कर दिया तो महंगाई भत्ता भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया कि कितना परसेंट मिलेगा, किस पे क्या होगा, इकोनॉमी उस समय की कैसी है, गवर्नमेंट की इनकम कैसी है और इकोनॉमी की रफ्तार पिछले 10 सालों में क्या रही है, आगे क्या रहेगी, सभी चीजें वेतन आयोग देखेगा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर समापन से पहले एक आंकड़ा साझा करता हूं। इस देश का जो बजट था वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत, उसमें तकरीबन 50 लाख करोड़ का खर्च बताया गया था और उसके एवज में जो आय थी वो तकरीबन 34-35 लाख करोड़ थी। 15 लाख करोड़ की प्राप्तियों में कमी रहते नए सिरे से वेतन बढ़ोतरी के संदर्भ में कोशिश क्या देश की सेहत के लिए बेहतर रहेगी? अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा आप रुपया करने की तैयारी है तो घर की व्यवस्था कैसे चलती है? अगर घर की व्यवस्था अच्छी है तो मानिए देश की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। अन्यथा तय है कि यह वेतन आयोग नई परेशानियां, नई चुनौतियां देश के सम्मुख लेकर आएगा। देखें सरकार इससे कैसे निपटती है। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलते हैं। सादा प्रणाम।